Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic that is mechanics of working with qualitative data. एक्चुअली आपके एमए का जो नया सिलेबस एनईपी 2020 वाला आया है उसमें ईडू 507 का एडवांस्ड रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन में ये एक्चुअली ये इसी तरह से वर्डिंग है, मैकेनिक्स ऑफ वर्किंग विद क्वालिटेटिव डेटा, यानी कि क्वालिटेटिव डेटा के संग काम करने की प्रणाली क्या है। क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है कि हालांकि एफजीडी करना, इंटरव्यू करना भी मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि जब आपके पास डेटा आ गया तो आप उसका क्या करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि बहुत 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 सारा लेंदी कई पन्नों का डेटा होगा आपके पास, कई पेजेस है ना। तो डेटा कलेक्शन कैसे होगा, पहले डेटा कलेक्शन होगा, फिर उसकी कोडिंग होगी, उसको कैटेगरी बनाई जाएगी और फिर उसका विश्लेषण होगा, है ना। तो व्हाट इज क्वालिटेटिव डेटा? नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है, इसमें अंक नहीं होते। ये डेटा मीनिंग, एक्सपीरियंस और कंटेक्स्ट को कैप्चर करता है। इसमें वर्ड्स होते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, एंड इट कैन नॉट बी रिड्यूस टू नंबर्स। और आप इसको अंकों में रिड्यूस नहीं कर सकते विदाउट लूजिंग एसेंशियल मीनिंग। अगर ऐसा करेंगे तो इसका अर्थ खो जाएगा। डेटा कलेक्ट कैसे होगा? इंटरव्यू एंड फोकस ग्रुप्स किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स इन टेक्स्ट पढ़े जाएंगे, ऑब्जर्व किया जाएगा और विजुअल एंड मल्टीमीडिया भी हो सकता है। तो क्वालिटेटिव डेटा एक्सप्लेन्स द व्हाई एंड हाउ, नॉट जस्ट हाउ मेनी। यानी कि जो गुणात्मक आंकड़ा है वो ये व्याख्या करता है कि क्यों और कैसे, न कि सिर्फ ये कि कितनी बार ये काम हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स, है ना। फिर द क्वालिटेटिव रिसर्च का वर्क फ्लो देखिए। सबसे पहले डिजाइन आप बनाएंगे, कौन सा रिसर्च क्वेश्चन है, कौन से रिसर्च सब्सिडियरी रिसर्च क्वेश्चंस हैं। फिर आप डेटा कलेक्ट करने चलेंगे, टूल्स आप उसके लिए चुनेंगे, इंटरव्यू लेना है कि ऑब्जर्वेशन लेना है कि डॉक्यूमेंट पढ़ने हैं। फिर आप मैनेज करेंगे इतना डेटा जो आपको मिलेगा, आप ट्रांसक्रिप्शन आपके पास होंगी, वो सब आप ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टोर करेंगे। फिर आप एनालिसिस के पोर्शन में आएंगे जो सबसे मुश्किल है। आप कोड बनाएंगे, कैटेगरी बनाएंगे और थीम्स, थीमेटिक डेवलपमेंट होगा। और लास्ट में आप इंटरप्रेट करेंगे जहां मीनिंग मेकिंग, थियरी और ट्रस्टवर्दीनेस एस्टैब्लिश की जाएगी। तो दीज फेजेस आर इटरेटिव। हमें पता है क्वालिटेटिव में बार बार हमने ये शब्द इस्तेमाल किया, इटरेटिव, यानी कि सब आपस में चलती रहती है। हम आगे जाके पीछे आ सकते हैं, पीछे जाके फिर आगे आएंगे, कई बार ये क्रम चल सकता है। रिसर्चर्स फ्रीक्वेंटली साइकिल बैक एज अंडरस्टैंडिंग डीपेंस। जैसे जैसे उनकी समझ गहराती है वो बार बार साइकिल में पीछे आते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद भी डिजाइन होता है। रिसर्च क्वेश्चन कह रहे हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चन इंप्रूव होते हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च के क्वेश्चन भी हिल सकते हैं इधर उधर, है ना। तो डेटा कलेक्शन के कोर मेथड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि इन डेप्थ इंटरव्यूज, चाहे आप सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बना लीजिए, उसमें आपको फॉलो अप क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, आपको पर्पजिव या स्नोबॉल सैम्पलिंग इस्तेमाल करनी होती है, और आप रिकॉर्ड करते हैं और ट्रांसक्राइब करते हैं हु ब हु, शब्द बाई शब्द, वर्ड बाय वर्ड जो आपके पार्टिसिपेंट बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट या नॉन पार्टिसिपेंट हो सकता है, आपको पता है ऑब्जर्वेशन के टाइप्स, ओवर्ट या कोवर्ट हो सकता है। आप या तो दिख रहा है कि आप ऑब्जर्व करें, या आप छुपे हुए हैं और तब ऑब्जर्व कर रहे हैं। फील्ड नोट्स आपको डिस्क्रिप्टिव और रिफ्लेक्टिव, और यहाँ रिफ्लेक्सिविटी जरूरी है। यहाँ पे आपको अपना स्टांस क्लियर करना जरूरी है कि आप कितना इन्वॉल्व हैं, कितना डिटैच हैं, और आपका इन्वॉल्वमेंट रिसर्च फाइंडिंग को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। फिर फोकस ग्रुप्स इसका एक और प्रचलित उदाहरण है, जिसमें 6 से लगभग, आइडियली 6 से कम भी हो सकते हैं, कहीं कहीं 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा होंगे तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। 6 से कम होंगे तो एक्चुअली वो ग्रुप कहाँ हुआ, है ना। तो 6 से 10 पार्टिसिपेंट्स आइडियल हैं। मॉडरेटर और ऑब्जर्वर का यहाँ स्पेशल रोल है। ग्रुप डायनेमिक्स से हमको रिच डेटा मिल जाता है और हमको डोमिनेंट वॉइसेस को मैनेज करना पड़ता है। मतलब ग्रुप में अगर कोई लोग, 2 लोग, 3 लोग ज़्यादा बोल रहे हैं तो कम बोलने वालों के विचार आप नहीं जान पाएंगे, तो आपको ये भी मैनेज करना होगा। फिर डॉक्यूमेंट एनालिसिस आप करते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेज के रूप में। इसमें कंटेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन मैटर करता है। ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी चेक करनी पड़ती है कि जो डेटा आप, जो डॉक्यूमेंट आप स्टडी कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं, क्रेडिबल है कि नहीं, और इसमें मैनिफेस्ट और लेटेंट कंटेंट दोनों ही की प्राप्ति होती है। फिर ट्रांसक्रिप्शन एंड डेटा मैनेजमेंट। अब हमको करना है लेवल्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। पहले हम क्या करेंगे, वर्बेटिम एवरी वर्ड सब हम लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। अब तो रिकॉर्डिंग की सुविधा है, सब कुछ आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप इंटेलिजेंट वर्बेटिम करेंगे, मतलब कुछ ना होगा ना जो जरूरी नहीं होगा, जो आपको लगेगा कि नहीं ये हटा सकते हैं, वो आप हटा दीजिए। रिमूव्स फिलर्स, रिटेन्स मीनिंग, लेकिन अर्थ रहने दीजिए, मोस्ट कॉमन फॉर थीमेटिक वर्क। फिर आप उसको एडिट कीजिए। क्लीन्ड अप समरी अप्रोप्रिएट फॉर डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस। फिर आप उसको एडिट करके कुछ इस तरीके से समरी बनाइए जिसकी की डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस की जा सके। फिर गुड डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या होती है, असाइन यूनिक पार्टिसिपेंट आईडीज। आप हर पार्टिसिपेंट को एक आईडी दे दीजिए, एनोनमाइज,
एनोनिमाइज इमीडिएटली, मतलब कि आप किसी को कह दीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3, दूसरे वाले फोकस ग्रुप को तीसरे वाले फोकस ग्रुप में C1 C2 C3 ऐसे कर सकते हैं। यूज कंसिस्टेंट फाइल नेमिंग कन्वेंशंस, मतलब PO1 अंडरस्कोर इंटरव्यू अंडरस्कोर डेट, मतलब सेट करते चलिए कि आज हमने पहला फोकस ग्रुप किया या आज हमने पहला इंटरव्यू किया, है ना, पहले ग्रुप के साथ किया और इस डेट को किया, तो आपकी फाइल सेव होती चलेगी। स्टोर रॉ डेटा सेपरेटली फ्रॉम कोडेड वर्जन्स, आप रॉ डेटा को अलग सेव कीजिए, कोडेड वर्जन को अलग सेव कीजिए। मेंटेन एन ऑडिट ट्रेल और रिसर्च जर्नल, अपना एक रिसर्च जर्नल बनाते रहिए साथ में कि आज ये हुआ, आज ये नोट किया, आज ये खास था, आज हमने ऐसे प्रोबिंग क्वेश्चन में ये चेंज किया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है या ये क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं है, ये सब आपको नोट करना होगा। फिर आप सिक्योर करिए स्टोरेज को, इनक्रिप्टेड, बैक्ड अप, एक्सेस कंट्रोल्ड, जीडीपीआर, इथिक्स, कॉम्प्लायंस, और ये आपका डिजिटल युग के हिसाब से है ना। फिर क्योंकि उसके बिना चलेगा भी नहीं, अब सब कुछ हाथ से लेके नहीं हो सकता है। तो द डिसिप्लिन ऑफ डेटा मैनेजमेंट इज सेल्फ एन एथिकल कमिटमेंट टू योर पार्टिसिपेंट्स, किस तरह से आप अपने डेटा को मैनेज कर रहे हैं ये भी आपके पार्टिसिपेंट की तरफ की ओर आपका एक इथिकल कमिटमेंट होगा कि आप एनोनिमाइज कर रहे हैं कि नहीं, नाम से तो नहीं पुकार ले रहे हैं सबको, सबकी संस्था से तो नहीं बता दे रहे हैं, है ना। देन कोडिंग, द इंजन ऑफ एनालिसिस, इसी से आपका एनालिसिस होगा, यही आपके एनालिसिस का इंजन है। सबसे पहले करिए डिस्क्रिप्टिव कोड्स हो सकते हैं, इन वीवो कोड्स हो सकते हैं, और कंसेप्चुअल एक्सियल। मैं कोडिंग पे अलग से बात करूंगी, सेलेक्टिव ओपन और एक्सियल कोडिंग पे, ये मेरा काम एक ड्यू है, वो मुझे करना है। तो लेबल द टॉपिक ऑफ ए पैसेज, व्हाट इज इट अबाउट, जैसे फैमिली सपोर्ट या वर्क प्लेस स्ट्रेस ना, पूरे पैसेज को एक टॉपिक दे दीजिए तो पता चल जाएगा कि उस पैसेज में किसकी बात हो रही है। इन वीवो कोड्स हो सकते हैं, जैसे यूज द पार्टिसिपेंट्स ओन वर्ड्स एज द कोड, कभी कभी आपको लगे कि पार्टिसिपेंट ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो ज्यादा बेहतर है हमको कोडिंग करने के लिए, जैसे ग्रिंडिंग इट आउट, जस्ट सर्वाइविंग, तो उसी को हेडिंग डाल दीजिए। या कंसेप्चुअल या एक्सियल हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट, कनेक्ट टू थियरी और हायर मीनिंग, जैसे आइडेंटिटी, नेगोशिएशन, सोशल कैपिटल, मतलब थोड़ा ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। तो इस तरह से मतलब कोई भी आपको तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल कोडिंग टिप क्या है कि स्टार्ट विद ओपन कोडिंग, ओपन कोडिंग से शुरू कीजिए, फोकस टू सेलेक्टिव कोडिंग, और तब मेमोइंग थ्रू आउट एंड डोंट फोर्स अर्ली क्लोजर, यानी कि पहले आप ओपन कोडिंग कीजिए, फिर धीरे धीरे सेलेक्टिव कोडिंग की तरफ बढ़िए और इसमें अपना मेमो डाउन करते रहिए, मेमोइंग लिखते रहिए अपना कि क्या हटाया, क्या जोड़ा, कैसे कहाँ सहूलियत हुई, कहाँ दिक्कत हुई, सब कुछ लिखना है। सब कुछ इसलिए लिखना है ताकि कोई दूसरा आपकी रिसर्च पढ़े तो उसको समझ में आए कि आपने क्या कैसे किया है, क्योंकि इसका कोई सेट पैटर्न और गाइड नहीं मिलती है क्वालिटेटिव डेटा की कि कैसे लिखना है, कैसे करना है। आपका ये इसमें अपना पर्सनल इनपुट है। एक आपको स्ट्रक्चर जरूर मिल जाएगा, लेकिन उस स्ट्रक्चर को आपको अपने हिसाब से शेप लेना है। तो ये मैं कोडिंग पे अलग से बात करूंगी आपसे किसी दिन। फिर ये थीमेटिक एनालिसिस होगी, ब्राउन एंड क्लार्क की बहुत फेमस ये क्राइटेरिया है, और ये बहुत अच्छा, ये 2006 में आया है, तभी मुझे पता नहीं था। तो थीमेटिक एनालिसिस ये बहुत पॉपुलर है, और क्वालिटेटिव रिसर्चेज में, एजुकेशनल रिसर्चेज में, इसमें देखिए 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है फेमिलियराइजेशन, फेमिलियराइजेशन मतलब आप अपने डेटा से पहले परिचित होइए, रीड एंड री रीड डेटा, बार बार डेटा को पढ़िए, नोट इनिशियल आइडियाज और इमर्स योरसेल्फ, अपने आप को डुबा दीजिए अपने डेटा में। दूसरा, जनरेटिंग इनिशियल कोड, आप अब इनिशियल कोड जनरेट होंगे, सिस्टमेटिकली कोड इंटरेस्टिंग फीचर्स अक्रॉस इंटायर डेटा सेट, पूरे डेटा सेट के कोड बना लीजिए। तीसरा, सर्चिंग फॉर थीम्स, अब ढूंढिए कि कौन से कोड मर्ज होके कौन सी थीम बना सकते हैं। कोलेट कोड्स, कोड्स को मिला दीजिए इनटू पोटेंशियल थीम्स, कंसीडर रिलेशनशिप, उनमें कोई रिलेशनशिप होगा, इस तरह से कोड्स जुड़ जुड़ के थीम्स बना लेंगे। फिर क्या कीजिए, रिव्यूइंग थीम्स, थीम को फिर पढ़िए, चेक थीम्स अगेंस्ट कोडेड एक्सट्रैक्ट्स एंड फुल डेटा सेट, यानी कि जिस कोड के संगत थीम बनाइए उसको बार बार देखिए कि सही बनाए कि नहीं, आप बार बार चेक करिए उसको, फुल डेटा सेट के क्रॉस चेक करिए। फिर क्या कीजिए, रिफाइन द एसेंस ऑफ ईच थीम, राइट क्लियर डेफिनेशन, अब आप उसको डेफिनेशन दीजिए, नाम दीजिए हर थीम को, और तब आप एग्जाम रिपोर्ट लिखिए विविड एग्जाम्पल्स के साथ, एनालिटिक नैरेटिव के साथ, नॉट जस्ट डिस्क्रिप्शन, सिर्फ वर्णन नहीं करना है, जीवंत उदाहरणों के साथ और विश्लेषणात्मक नैरेटिव के साथ आपको लिखना है। तो ये थीमेटिक एनालिसिस ब्राउन एंड क्लार्क की मोस्ट फेमस, वेरी फेमस। देन इंश्योरिंग ट्रस्टवर्दीनेस एंड रिगर, आपको ट्रस्टवर्दीनेस इंश्योर करनी है, बार बार हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी और कन्फर्मेबिलिटी, अब तक तो याद हो गया होगा। पैरेलल टू, चूंकि क्वांटिटेटिव में तो सबको पता है कि भाई रिलायबिलिटी हो गया, वैलिडिटी हो गया, है ना, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, लेकिन कहा गया कि भाई क्वालिटेटिव में आपके पास कोई ट्रस्टवर्दीनेस का क्राइटेरिया नहीं है, तो लिंकन एंड गुबा ने इसको डेवलप किया क्वालिटेटिव वैलिडिटी के लिए। उनका क्रेडिबिलिटी जो है वो पैरेलल है क्वांटिटेटिव के इंटरनल वैलिडिटी के, यानी कि अनांतरिक रूप से वो कितना संगत है।
ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो एक्सटर्नल वैलिडिटी या जनरलाइजेशन के संगत है। डिपेंडेबिलिटी का मतलब रिलायबिलिटी है, यानी आप इस रिसर्च की फाइंडिंग पे कितना डिपेंड कर सकते हैं। और कन्फर्मेबिलिटी का मतलब है कि यहाँ भी ऑब्जेक्टिविटी रखी गई है, जिस हद तक, जिस सीमा तक रखी जा सकती है। तो क्रेडिबिलिटी की स्ट्रेटजीज हैं, जैसे मेंबर चेकिंग, प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट, ज़्यादा समय तक आपने बात की, एक दिन बात करके इंटरव्यू लेके किसी का आ जाएंगे आप, तो आपको सही डेटा नहीं मिलेगा। आप उसको बार बार, आपको उससे मिलना है, आपको उसका स्वभाव समझना है, आपको समझना है कि कब वो सच बोल रहा है, कब झूठ बोल रहा है, कब छुपा रहा है, कब सब सही बता रहा है ना। पीयर डीब्रीफिंग करनी है, पीयर ग्रुप से भी डीब्रीफ करिए कि जो मैं निकाल रही हूँ क्या वह सही है या कुछ उसमें गलती है। नेगेटिव केस एनालिसिस कीजिए, अगर कोई एक आदमी कुछ अलग बात कर रहा है तो उसको आपको स्पेशल देना है हिसाब किताब कि ऐसे अलग क्यों है ना, सब लोग एक तरीके की बात कर रहे हैं, ये अलग क्यों। ट्रांसफरेबिलिटी में आपको थिक डिस्क्रिप्शन लिखना है। रिच कंटेक्स्ट अलाउज रीडर्स टू जज एप्लीकेबिलिटी, जिससे कि एप्लीकेबिलिटी का लेवल बढ़ जाए ना। थोड़ा सा लिखेंगे तो कहाँ एप्लीकेबल करेंगे आप, थिक डिस्क्रिप्शन लिखिए ताकि किसी ना किसी कंटेक्स्ट में वो सेट हो जाए। डिपेंडेबिलिटी का मतलब ऑडिट ट्रेल करना है, रिफ्लेक्सिव जर्नल आपको बनाना है, आपको डॉक्यूमेंट, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसेस, जो कुछ आपने किया है सब कुछ आपको लिखना है, एवरीथिंग। और कन्फर्मेबिलिटी का मतलब रिफ्लेक्सिविटी, आप कितने ऑब्जेक्टिव थे, आप कितने एक्टिव थे, कितने पैसिव थे, आपने अपने अजम्पशंस को ब्रैकेट आउट किया कि नहीं, आपने इंटरप्रिटेशन को ट्रांसपेरेंट रखा है कि नहीं। एड रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्ट एक्सप्लिसिटली ऑन हाउ योर पोजिशनैलिटी शेप्स द रिसर्च। ये हमें बार बार देखना होगा रिसर्च में कि हमारा व्यू पॉइंट हमारे रिसर्च को कैसे शेप दे रहा है, यही रिफ्लेक्सिविटी है। और इसको आपको कितना बैलेंस करना है, यही आपको देखना है। फिर कॉमन पिटफॉल्स, कई सारी हम कमियां करते हैं, जैसे डेटा ओवरलोड, बहुत सारा डेटा हो जाता है। सैचुरेशन, नॉट साइज इज द गोल। हम जब डेटा सैचुरेट हो जाएगा तब हम उसको बंद करना रोकेंगे, ये नहीं कि बहुत हो गया आप रोक देते हैं, है ना। प्री मेच्योर क्लोजर, स्टे ओपन टू डिसकन्फर्मिंग डेटा, डोंट कोट टू कंफर्म अ थ्योरी। मतलब कि आप पहले ही उसको क्लोज मत कर दीजिए। डिस्क्रिप्टिव नॉट एनालिटिक, हम कई बार करते हैं मूव बियॉन्ड पार्टिसिपेंट सेड एक्स, इंटरप्रेट एंड थ्योराइज। हमको उससे भी आगे लिखना है जो पार्टिसिपेंट कह रहा है, मतलब हमको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं रहना है, हमको एनालिटिक बनना है। और हम क्या करते हैं, लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल, हम एवरी कोडिंग डिसीजन को डॉक्यूमेंट नहीं करते, हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते, हम रिफ्लेक्सिविटी को इग्नोर करते हैं। एक्नॉलेजिंग योर इन्फ्लुएंस ऑन डेटा कंस्ट्रक्शन, इट्स अनएवॉइडेबल। अपने अपने प्रभाव को डेटा कंस्ट्रक्शन पे एक्नॉलेज कीजिए, बताइए कि ये मेरा व्यू पॉइंट है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं क्वालिटेटिव में, इसलिए इग्नोर नहीं करना है रिफ्लेक्सिविटी को। और कोट डंपिंग, बैलेंस एविडेंस विद इंटरप्रिटेशन, कोट सपोर्ट नॉट रिप्लेस आर्ग्यूमेंट। हमको जो एविडेंस निकल के आ रहा है हमको उसको, मतलब कि इंटरप्रिटेशन को एविडेंस से बैलेंस करना है, कोर्ट्स को सपोर्ट करना है, रिप्लेस नहीं करना है किसी आर्ग्यूमेंट को कि कोई ऐसी बात निकल के आ रही है जो अलग है तो उसको हटा ही दें, नहीं, उसको आप सपोर्ट कीजिए, आपको थ्योरी से, रिव्यू से, एविडेंस से, है ना। फिर की टेक अवेज इसका हो जाएगा कि क्वालिटेटिव डेटा कैप्चर्स मीनिंग, योर एनालिटिक जॉब इज इंटरप्रिटेशन नॉट जस्ट डिस्क्रिप्शन। हमारा काम उसकी व्याख्या करना है, सिर्फ उसका वर्णन करना नहीं है। रिगरस डेटा मैनेजमेंट इज एन इथिकल एंड मेथोडोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम डे वन। पहले दिन से हमारी जिम्मेदारी है कि हम डेटा को इथिकली और मेथोडोलॉजिकली मैनेज करें, अदरवाइज आपकी रिसर्च कभी कंपाइल नहीं होगी। कोडिंग इज इटरेटिव, आप बार बार आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे, आप डेटा को पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे, आप कोड बना के, थीम बना के फिर कोड पे जाएंगे। रेजिस्ट प्री मेच्योर क्लोजर, पहले ही उसको क्लोज मत कर दीजिए। लेट थीम्स इमर्ज फ्रॉम द डेटा, अपने डेटा से थीम्स इमर्ज होने दीजिए। ट्रस्ट वर्दीनेस इज बिल्ड थ्रू ट्रांसपेरेंसी, रिफ्लेक्सिविटी एंड एन ऑनेस्ट ऑडिट ट्रेल। ट्रस्ट वर्दीनेस कैसे आएगी आपकी रिसर्च में, जब आप ट्रांसपेरेंट होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे और बार बार आप ऑडिट को चेक करेंगे, मतलब ऑडिट करेंगे अपने डेटा का। और योर पोजिशनैलिटी इज नॉट ए बायस टू एलिमिनेट, हमारा स्थान जो है वो कोई बायस नहीं है जिसको हटाना है, इट्स ए लेंस टू एक्नॉलेज एंड वर्क विद। हमको बस उसको एक्नॉलेज करना है और उसी के साथ काम करना है। ओके, तो ये है कि किस तरीके से आप क्वालिटेटिव डेटा के संग काम करेंगे, ये अलग टॉपिक है। कोडिंग वोडिंग और बहुत सारा है, बहुत सारी एनालिसिस भी है। थीमेटिक एनालिसिस तो इसमें हल्का सा ब्राउन की एंड क्लार्क की आ ही गई है, हालांकि थीमेटिक एनालिसिस का एक अलग से भी वीडियो आई थिंक, मतलब मैटर है। Okay, so it is very interesting to do qualitative research, but it is time taking and take your most of effort too. Okay, so thank you for watching.